ऑनलाइन बैठे ये सही है। बेसिकली लेक्चर में इसमें नोट्स आप लोगों ने खुद बनाते जाना है। मेरा कोई इरादा इस तरह का नहीं है कि आप लोगों को स्लाइड्स दूं या रिटन हैंड रिटन नोट्स वगैरह दिए जाए, लेकिन अगर फिर भी आप लोग प्रेफर करते हैं कि स्लाइड्स मिल जाए तो मुझे बता दें, फिर नेक्स्ट टाइम से जो है वो स्लाइड्स के ऊपर काम कर लेंगे। लेकिन वैसे इंटरनेशनल रिलेशन की जिसने ओरिएंटेशन दी है उसको ये पता होगा कि हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि आईआर के लिए कोई पेट बुक, कोई इस तरह की जो सीएसएस ओरिएंटेड हो, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लिस्टेड हो, जिसमें डिस्कशन जो है वो लिमिटेड हो, इस तरह की कोई भी बुक जो है, इस तरह के कोई भी नोट्स आपके लिए प्रेफरेबल नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। इतन जैसा करंट अफेयर्स आपके पास डायनामिक है, आईआर भी वैसे ही डायनामिक है, और करंट अफेयर्स और आईआर आपके पास जो है वो पैरेलल ही चलते हैं। आज बेसिकली हम स्टार्ट करने हैं इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका स्कोप, और थ्योरी जो है आज इसकी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो रियलिज्म थ्योरी है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और बेसिकली एक बेस एस्टैब्लिश करना है, एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश करना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपने फर्दर कोई भी अगर डेवलपमेंट होती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना के अंदर, तो आपने उसको देखना किस तरह से, आपकी डायमेंशन क्या होती है, आपकी ओरिएंटेशन क्या होती है, किस तरह से कॉन्सेप्ट जो है उनको लेकर आपने अंडरस्टैंड करना है, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या इवेंट्स हैं जिनको आप लैंडमार्क इवेंट्स कहते हैं, और जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, फर्दर एनालिसिस करते हैं कि इवेंट्स अगर एक्सटेंडेड हो रहे हैं, उससे रिलेटेड है, या पेरिफेरी में हो रहे हैं, या सेंटर में हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जिस तरह से हमें वैसे इसका एक टर्म से हमें पता चल रहा है कि आईआर क्या है। आईआर क्या है बेसिकली आपके पास, जब आप रिलेशंस की बात करते हैं, स्टेट्स के रिलेशंस की बात करते हैं, और जब आप उनको स्टडी करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि आप स्टेट के रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, विद इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है आप उनको डील कर रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आप उनको समझ रहे हैं कि स्टेट्स किन बेसिस के ऊपर दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशंस को एस्टैब्लिश करती हैं। मैं मैसेज ला दूं। अब ये जो रिलेशंस है आपस में स्टेट्स, ये किन बेसिस पे होते हैं, इनके सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, स्टेट्स को के कौन से इंटरेस्ट होते हैं जिनको वो रियलाइज करवाना चाहते हैं, नीड्स होती हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं, ये सारी की सारी जो है स्टडी आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस है, और यही आपका स्कोप है। इसके अंदर एक एडिशन जो है वो क्विंसी राइट ने किया, और उन्होंने कहा कि at a certain point in history, and that makes it a more appropriate definition for international relations, कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये स्टेट के रिलेशंस आपस में विद इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, विद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे के सारे रिलेशन आप स्टडी करते हैं, लेकिन हिस्ट्री में जो सर्टेन पॉइंट्स पे जो चीजें हुई होती हैं उसके रिलेटेड आप ये सारे डिस्कशन है उसको कैरी आउट करते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन में इसीलिए हम हिस्ट्री को शुरू से लेकर अंडरस्टैंड करते हैं कि जब एवोल्यूशन होना शुरू हुआ मॉडर्न सोसाइटी का, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम का, तो जिस तरह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुए, जिस तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश हुए, जिस तरह से इसका नेचर जो है वो चेंज हुई, जिस तरह से डेफिनेशन जो है वो पावर की चेंज हुई, सर्वाइवल की चेंज हुई, इंस्टिंक्ट्स जो है वो चेंज हुए, इंटरेस्ट चेंज हुए,
तो हम ये सारा का सारा एनालिसिस भी हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं। और इसीलिए जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर थ्योरी की, कि ये थ्योरीज कौन सी हैं जिनके ऊपर हम सारा का सारा जो फाउंडेशन है आया की वो बेस करते हैं, तो क्यों करते हैं कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम वर्क किस तरह से करता है, कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है, और कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो आपको थ्रू आउट द हिस्ट्री और इन करंट सिनेरियो आपको डोमिनेंट नजर आ रहा है, इधर एक है या एक से ज्यादा है। तो जब भी हम थ्योरीज की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे लिए थ्योरी पढ़ना क्यों जरूरी है, उनको अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है, और क्यों हम कहते हैं कि ये जो 5-6 थ्योरीज हैं टोटल मिला के ये सारे इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिस है। इनको समझ लिया तो आपने सारा आईआर समझ लिया है। इसीलिए हम कहते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम वर्क किस तरह से करता है। जब हम ये बेस जो है एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि आईआर की स्टडी क्या है, तो हम मूव ऑन करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि आपके पास थ्रू आउट द हिस्ट्री, मेरी हैंडराइटिंग समझना है तो करने कोशिश कीजिए, थ्रू आउट द हिस्ट्री आपके पास रिलेशन एस्टैब्लिश करने का, कॉर्पोरेशन मेंटेन करने का, कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सटेंड करने का, वॉर्स लड़ने का आपके पास जो बेसिस रही हैं, वो क्यों रही है, वो क्या बेसिस थी, वो कौन सी ऐसी फोर्सेस थी, स्टेट के एजेंडास क्या थे। तो हम मूव करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि आपको बड़ा क्लियर कट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताता है कि ये सारी चीजें होती रही क्यों है, या किन प्रोपोनेंट्स के बेसिस पर लीडर्स या उनकी थिंकिंग जो है वो चेंज होती रही। और वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर है, रियलिज्म। जब आप इसका सिलेबस उठा के देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो आपको सबसे पहले स्कोप के बाद क्या मिलती है, क्लासिकल अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन, क्लासिकल एंड मॉडर्न। तो आज हम रियलिज्म की क्लासिक और मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम इन अ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, या इन अ न्यू रियलिस्ट पर्सपेक्टिव काम करता है, और आज जो स्टेट्स जो एक्टर्स हैं इस इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम की, वो किन बेसिस के ऊपर थिंक करती हैं। और साथ साथ हम ये एनालिसिस करेंगे कि इन करंट सिनेरियो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो किस पर्सपेक्टिव में हो रही है, रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में हो रही है, आइडियलिज्म के पर्सपेक्टिव में हो रही है, या लिबरलिज्म, या जो भी हमें प्रेवलेंट थ्योरी जो है, ये प्रेवलेंट मोटिव इसके पीछे नजर आता है। अब रियलिज्म जो है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता, एब्जॉर्ब करना मुश्किल तो नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो है ना, आप इसको रॉकेट साइंस भी कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट तो आपके पास समझने के लिए। हम इसका थोड़ा सा एक बेसिस ड्रॉ करते हैं कि आपने वर्ल्ड वॉर 1, 2 और कोल्ड वॉर के इवेंट्स जो है इनके बारे में सुना है। अगर सुना है पढ़ा नहीं है तो टेंशन ही नहीं, हमारा जो सेकंड पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर, तो उसमें हम थ्योरी जो है वो सारी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए इनकी कॉजेस को देख लेते हैं कि बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 किन बेसिस पे हुई, वर्ल्ड वॉर 2 किन बेसिस पे हुई, और फिर कोल्ड वॉर किन बेसिस पे हुई, और इन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किस तरह से किया। बिफोर मूविंग ऑन, वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है? वर्ल्ड ऑर्डर आपके पास होता है मैनर जिसमें या वेज या ऐसा ऑर्डर जिसमें स्टेट्स जो है वो आपस में रिलेशंस जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे, या जिसकी बेसिस पर दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में हो रही है। ये वर्ल्ड ऑर्डर आप इसको कहते हैं एज अ मैनर ऑफ ऑपरेशन इन वर्ल्ड, कह सकते हैं आप इसको। 3 तरह के वर्ल्ड ऑर्डर्स होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। अब यूनिपोलर जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि एक सिंगल स्टेट एक्टर है या एक सिंगल स्टेट है जो कि पूरी दुनिया के अफेयर्स को रन कर रही है। जब भी हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो हम वर्ल्ड को एज अ होल लेंगे, या इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को एज अ किसी का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का? तो हम वर्ल्ड को एज अ यूनिट लेके चलेंगे जिसमें मल्टीपल एक्टर्स हैं। लेकिन जब हम यूनिपोलर की बात करते हैं तो उनमें से एक सिंगल एक्टर ऐसा है जो कि इस पूरे यूनिट के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, या एज अ हेजेमॉन काम कर रहा है। हेजेमॉन काम करने का मतलब क्या है
कि वो अपनी पावर को थ्रू हार्ड मीन्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ऑल्सो थ्रू सॉफ्ट मीन्स एक्सर्ट कर रहे हैं। वो अपनी मिलिट्री भी यूज कर रहे हैं, वो अपनी डिप्लोमेसी भी यूज कर रहे हैं, और वो एक सिंगल एक्टर क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में जितने भी इवेंट्स जो है वो टर्न आउट हो रहे हैं, स्टेट्स जो है वो अपने रिलेशंस दूसरे स्टेट्स के साथ किस तरह से एस्टैब्लिश करेंगी, उनकी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में पॉलिसीज किस तरह की होंगी, वो सारा का सारा वो एक पर्टिकुलर एक्टर जो है वो डिफाइन कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ यूनिपोलर वर्ल्ड। नहीं, पोस्ट कोल्ड वॉर में मल्टीपोलर हो गए थे, बाइपोलर से मल्टीपोलर हो गए थे। दिस इज ये हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1, और फिर आपके पास पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में भी जो है आप कहीं ना कहीं सिनेरियो, जब हम यूएस की सेंस में बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिला कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था पहले वर्ल्ड वॉर 1 में, तो दैट वाज नॉट अ वेरी डोमिनेंट एक्टर। उसने क्या किया था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई तो यूएस ने कहा कि हम किसी के ऊपर भी हमला नहीं करेंगे। फिर जी मैडम, हम ये कह सकते हैं कि जो भी अब तक जितनी वॉर्स हुई हैं उसके पीछे रियलिज्म का पर्सपेक्टिव रहा हमेशा और अभी तक। एक चीज ध्यान में रखें, that theories, these theories जो हम पढ़ेंगे, these are not responsible for how the world has turned out. theories responsible नहीं है, theories itself वो concepts हैं जो कि हमने इन events के unfold होने के बाद, इन circumstances के हमारे सामने आने के बाद हमने ये concepts क्या किए हैं, develop किए हैं कि हाँ basis जो है वो ये concept हो सकता है। माइंडसेट हम ये कह सकते हैं कि रियलिस्ट माइंडसेट की वजह से हमें देखने को मिलता है कि हिस्ट्री के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने की बेसिस पे हुए हैं, वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने की बेसिस पे हुए हैं, सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट पे हुए हैं। तो उसके पीछे पर्सपेक्टिव रियलिस्ट रहा है, ये व्यू रियलिस्ट रहा है, लेकिन इटसेल्फ ये थ्योरीज आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड। इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, इसके जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो क्या करते हैं, इन सिचुएशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इनको चेंज करते हैं या डेवलप करते हैं। तो थ्योरी इटसेल्फ इज नॉट समथिंग जिसको आप क्या करें, ब्लेम करें फॉर हाउ द वर्ल्ड इज रन। अब यूनिपोलैरिटी की जो हम बात करेंगे, इसमें आपको एक डोमिनेंट एक्टर जो है स्पेशली देखने को मिलता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जहां पे आपको यूएस से एक डोमिनेंट कंट्री जो है वो नजर आता है। किस तरह से नजर आता है कि वर्ल्ड आप एक आइडियलिज्म की एक सेंस सुनते हैं कि आइडियलिस्टिकली आप दुनिया के अंदर जंगें नहीं होनी चाहिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ये जो है बात, इसको कहा जाता है क्या नाम था इनके प्रेसिडेंट का, कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने उसके बाद लीग ऑफ नेशंस, ज़हन में नाम जो है वो उनका मिक्स हो गया आइडियलिज्म के साथ उनको के। खैर, यूएस के प्रेसिडेंट ने मेरे ज़हन में नाम आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आइडियलिज्म का आपको एक पर्सपेक्टिव नजर आया कि आइडियली अब दुनिया के अंदर जंगें नहीं होनी चाहिए, हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रखने की जरूरत है जो कि क्या करे कि सारे अफेयर्स को गवर्न करे और ये इंश्योर करे कि दुनिया के अंदर पीस रहे। अब ये जब आपने एक राय जो है आपको सुनने को मिली तो आपने क्या किया, आपने लीग ऑफ नेशंस बना ली। आपने नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो कंट्रीज थी या जो स्टेट्स थी, जो नेशंस जो विलिंग थी फॉर द वर्ल्ड पीस, उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बना ली। अब इस लीग ऑफ नेशंस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज नॉट इन्वॉल्व। उसने कहा कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनूं एट दैट टाइम। आफ्टर अमेंडमेंट जो है फिर वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपको नजर आता है। अब लीग ऑफ नेशंस की फेलियर की वजह ये कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि एक पावरफुल एक्टर था और वो लीग ऑफ नेशंस का पार्ट नहीं बना, इसीलिए लीग ऑफ नेशंस जो है वो फेल हुई। अब इसी तरह से जब हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के सिनेरियो में देखते हैं तो आपको वहां पे कौन सबसे ज्यादा डोमिनेट नजर आता है? यूएसए अगेंस्ट यस नहीं सर, नॉट जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है एलाइड है यूएसएसआर उस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस का, लेकिन आपकी मेनली जो जंग थी वो जर्मनी के फैशिज्म के खिलाफ थी। वर्ल्ड वॉर 2 जो यूएसएसआर के अगेंस्ट यूएसए था इनको। अब हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आपको एक जो हेजेमॉन है वो आपको पर्टिकुलर नजर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो दैट वाज द पीरियड ऑफ यूनिपोलैरिटी।
जैसे जैसे आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, आपने बना दी यूनाइटेड नेशंस और आपने कहा दैट्स इट फॉर द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। अब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होंगे, आर्म्स की बेसिस पर जंगें नहीं होंगी, लेकिन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिनेरियो में जो रिजेंटमेंट यूएसएसआर के अंदर पाई गई वो अल्टीमेटली क्या हुआ कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, एंड दैट इज द टाइम ऑफ बायपोलैरिटी, जिसमें दो ऐसे एक्टर थे जो कि पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को एक्सटेंड कर रहे थे, अपनी आइडियोलॉजी को एक्सटेंड कर रहे थे, और इनके जो एक्टर्स थे या इनके जो प्रोपोनेंट्स थे वो क्या कर रहे थे कि उन स्टेट्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। यही हुआ था ना कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जंग कहा जाता है बेसिकली। सो दैट वाज द एरा ऑफ बायपोलैरिटी, जिसमें दो एक्टर्स थे जो कि पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे थे, एंड दे वांटेड देयर ओन थ्योरी, देयर ओन माइंडसेट टू बी डोमिनेंट इन द वर्ल्ड। और जब आपके पास कोल्ड वॉर खत्म हुई, बर्लिन वॉल का आपके पास फॉल हुआ, या जिसको आप आयरन कर्टन कहते हैं वो आपके पास फॉल हुआ, तो उसके बाद आपके पास एरा इमर्ज हुआ मल्टीपोलैरिटी का, जिसमें आपको मल्टीपल एक्टर्स देखने को मिले जो कि दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं और जो कि दुनिया की पॉलिटिक्स को चला रहे हैं। आज जो आपके पास टाइम है दैट इज मल्टीपोलैरिटी। अब मल्टीपोलैरिटी किस तरह से है, यहाँ पे यूएस भी है, यहाँ पे रशिया भी है, यहाँ पे चाइना भी है, यहाँ पे आपको जर्मनी भी इन्वॉल्व नजर आता है, यहाँ पे आपको यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इन्वॉल्व नजर आती है। तो इनमें से कोई भी एक ऐसा एक्टर को अगर एलिमिनेट करके वर्ल्ड पॉलिटिक्स को चलाने की कोशिश की जाए तो वो पॉसिबल नहीं होगा, इट विल बी अ मेजर क्योस, राइट। तो जो आपके पास पोस्ट कोल्ड वॉर का वर्ल्ड है दैट इज मल्टीपोलर इन नेचर। यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर समझाने का आपको मतलब ये है कि जब भी लीडर्स जो होती हैं, जब भी आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन्फ्लुएंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो आप हमेशा वर्ल्ड ऑर्डर को स्टडी करते हैं कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरह से काम कर रहा है, और इस वर्ल्ड ऑर्डर में, इस रिस्पेक्टिव वर्ल्ड ऑर्डर में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह। जब हम रियलिज्म की बात करेंगे तो हमेशा हमारे पास एक मेन प्रोपोनेंट रहेगा दैट इज पावर। और ये भी याद रखिए कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है और वो फिक्स होती है। इसका क्या मतलब है, पावर जो होती है वो लिमिटेड और फिक्स किस तरह से होती है, बिकॉज़ इट रेजोनेट्स विद द सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ स्टेट। एक स्टेट को सिक्योरिटी चाहिए तो उसको क्या चाहिए, पावर चाहिए, राइट। तो सिक्योरिटी जो है या पावर जो है उसको एज पैरेलल लेके स्टडी किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे रियलिज्म जो है वो डिविएट करता है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि पावर सिक्योरिटी को आप सेम टर्म्स में इस्तेमाल करें। आप ये कह सकते हैं कि पावर इज अ प्रोपोनेंट जो कि आपको सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी इज अ प्रोपोनेंट जो कि ड्राइव करता है द विल फॉर या द अर्ज फॉर पावर। एनीवे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रियलिज्म के अंदर जो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसकी मेन assumptions क्या है। इन assumptions को मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो सारे assumptions हैं we make the base for realism। सबसे पहली assumption जो है, रियलिज्म ये कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अनार्किक है और इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं स्टेट्स के लिए वो ज्यादा फिजिबल ऑप्शन है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दे अराइव फ्रॉम अ सेंस ऑफ सर्वाइवल। अनार्किक होने का क्या मतलब है, अनार्की क्या होती है, ओके, लेकिन क्योस से क्या क्योस के लिए होता है, इन सारी की वजह से अनार्की जनरेट होती है। इस तरह से अनार्की इज द एब्सेंस ऑफ एन अथॉरिटी।
ऐसी अथॉरिटी जो कि इंश्योर करे वर्ल्ड के अंदर सिक्योरिटी, वर्ल्ड के अंदर पीस, और स्टेट्स जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, लॉ को फॉलो करें। जब ऐसी कोई अथॉरिटी जो है आपके पास सिस्टम के अंदर नहीं होती, तो आपके पास क्या होता है, अनार्की जनरेट होती है। और इंटरनेशनल सिस्टम फ्रॉम अ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव अनार्की है, यानी यहाँ पे ऐसी कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली सर्वाइवल की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर जो है वो आपको डोमिनेंट प्रेवलेंट नजर आते हैं। दूसरी में assumption जो है इसके अंदर, रियलिज्म के अंदर या रियलिस्ट जो है वो ये assume करते हैं कि states are the only actor in international system। इस बात का क्या मतलब है, states are the only actor, यानी वो ये कह रहे हैं फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के कौन जो है वो काम कर रहे हैं, कि कौन से ऐसे यूनिट्स जो एग्जिस्ट करते हैं, स्टेट्स। जब हमारे पास इमरजेंसी हुई, स्पेशली आफ्टर थ्योरी ऑफ वेस्टफेलिया का पता है, सॉरी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जिसके बाद आपके पास बेसिकली क्या हुआ, इकोनॉमिक आपके पास वर्ल्ड बैंक आपको नजर आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आपको। अब जब ये इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन की इमरजेंस हुई और फिर आपके पास अल्टीमेटली रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको नजर आने लगी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको नजर आने लगी, तो रियलिज्म के एक पर्सपेक्टिव से हट के व्यूज जो है वो जनरेट होने लगे कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ये सिस्टम भी क्या कर रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर प्ले कर रही है, यानी इनकी भी मोनोपोली है, इनकी भी पावर है कि स्टेट्स किस तरह से आपस में एक्ट करेंगी और रिएक्ट करेंगी। अब ये जो पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव कहलाया जाता है, कहलाता है लिबरलिज्म का पर्सपेक्टिव। लेकिन रियलिज्म का पर्सपेक्टिव ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मैम, मैम आपने जो बता दिया ना, वॉइस ब्रेक हो रही थी, नेट का प्रॉब्लम था, कि स्टेट एज ए एक्टर आपने जो बता दिया, ये पॉइंट काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। स्टेट एज ए ओनली एक्टर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैम आपने बोला ना स्टेट एज ए ओनली एक्टर, काइंडली इस पॉइंट को रिपीट कर दीजिएगा, नेट प्रॉब्लम था कि वॉइस ब्रेक हो रही थी। सेकंड पॉइंट, स्टेट एज ए ओनली एक्टर। मतलब हम इसी पे हैं, इसी पे हैं, स्टेट्स आर दी ओनली एक्टर्स, हम इसी के ऊपर हैं। स्टेट्स आर दी ओनली एक्टर्स का मतलब ये है कि रियलिज्म ये कहता है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स, जितनी भी डीलिंग, जितने भी आपको रेगुलेशंस जो है वो मिलती है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, हाउ दे एक्ट, हाउ दे रिएक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, स्टेट्स करती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का उसमें हाथ नहीं है, और बाय एक्सटेंशन वो ये कहता है कि हेड ऑफ स्टेट्स की जो थिंकिंग है वो स्टेट्स की डीलिंग्स के ऊपर डोमिनेंट आपको नजर आती है। ये जल रहा है कोई तो धुआं से हुआ मैं क्या में मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इम्प्रूव नहीं है, ना एमएनसीज है, ना आईटीओ है, ना एनजीओ है। यानी वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एनार्की, फॉर द chaos that happens in the international system, and by extension ये कहते हैं कि man is greedy by nature। अब रियलिज्म जो है वो सारा का सारा जो बर्डन है ना वो डालता है इंसान के थिंकिंग पे, कि वो जनरेट होती है नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने की बेसिस पे, और नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए ये क्या करते हैं, जो भी इनके पास मेयर्स और मींस और पावर्स जितनी भी इनको मिलती है, ये सारी की सारी ग्रैब करते हैं और उसके थ्रू अपने नेशनल इंटरेस्ट को रियलाइज कराते हैं। सो दैट इज व्हाई जब भी आप रियलिज्म पढ़ेंगे या सुनेंगे या आप किसी से पूछेंगे कि यार रियलिज्म क्या है, तो सबसे पहली लाइन आपको ये सुनने को मिलेगी कि मैन इज ग्रीडी बाय नेचर, hence by extension international system is greedy by nature। जहां पे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जहां पे लीडर जो है वो नेशनल इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज को रिफॉर्म करते हैं और अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। hence the third point। थर्ड पॉइंट आपके पास ये है, या थर्ड assumption जो है वो रियलिज्म ये करता है कि ड्राइविंग फोर्स जो होती है behind states
is national interest of that state. नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं? वैसे ही अगर हम वैसे ही एक पर्सपेक्टिव में बात करें, ओके, और नहीं, ये तो हम यूं समझ लें एक कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट के। इट्सएल्फ नेशनल इंटरेस्ट की जो टर्म है उसको हम किस तरह से डिफाइन करें? जी नहीं, पावर तो है, वो कंपोनेंट है नेशनल इंटरेस्ट का, कि हाँ जी पावर होनी चाहिए स्टेट के पास। नेशनल इंटरेस्ट बेसिकली इटसेल्फ ये टर्म आपको बताती है कि स्टेट का इंटरेस्ट जो है वो क्या है। स्टेट का इंटरेस्ट होने का मतलब ये है कि उसकी पॉलिसी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कि जहां पे उसका डिजायर्ड गोल है, उसका पर्टिकुलर गोल है, या उसका नेशनल इंटरेस्ट जिससे रियलाइज हो रहा है। तो नेशनल इंटरेस्ट हम कहते हैं वो गोल्स या वो पर्टिकुलर माइलस्टोन्स जो एक स्टेट ने सेट किए होते हैं फॉर ऑल थिंग्स हमने बात की, जो कंपोनेंट जो एक्वायर करने के लिए होते हैं। अब नेशनल इंटरेस्ट जो है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? हर स्टेट कहती है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो सेफ रहे, उसके जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो, और हर स्टेट कहती है कि उसकी टेरिटरी की जो इंटेग्रिटी है उसको क्या रहना चाहिए, प्रिजर्व रहना चाहिए। इसका मतलब ये कि बाय एक्सटेंशन हम ये कह रहे हैं कि स्टेट्स अपनी सोवरेनिटी को लेकर बहुत ज्यादा एग्जैक्टली और यही कॉन्शियसनेस या यही जो नेशनल इंटरेस्ट के जो बेसिस हैं ये क्या करती हैं, ये उनको मजबूर करती हैं दैट दे रिजॉर्ट टू वायलेंस इफ नेसेसरी, या अपने सर्वाइवल के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करें, रिलाय करें सेल्फ हेल्प पे, यानी जितनी पावर वो एक्वायर कर सकते हैं इन दैट इंटरनेशनल सिस्टम, स्टेट्स को उतनी पावर एक्वायर करनी चाहिए। अब एक बड़ा आपको ग्रीडी सा एक व्यू जो है वो मिल रहा है, एक बड़ा पर्सपेक्टिव आपको इस तरह का मिल रहा है कि नहीं यार, जो मेरा अगर मेरे सर्वाइवल की कहीं पे बात आती है, मेरे सोसाइटी पे अटैक की कहीं बात आती है, तो मेरे पास इतनी पावर और इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि मैं अपने आप को क्या कर सकूं, डिफेंड कर सकूं। तो इसी बात में हम जब आमतौर पर भी जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम डिस्कशन में इसमें आते हैं फ्रॉम अ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव देखो, या रियलिस्टिकली चीजों को देखो, तो वो किन चीजों की हम बात कर रहे होते हैं जो कि आपको ये बता रहे होते हैं कि आपके सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ पे जाकर फुलफिल हो रहे हैं, ये किस तरह से आप उनको परस्यू करके फुलफिल कर सकते हैं, राइट। तो सेम इज द केस विद रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, कि जहां पे स्टेट्स के इंटरेस्ट लाइक कर रहे हैं, स्टेट के इंटरेस्ट रियलाइज हो रहे हैं, वहां पे स्टेट्स क्या करती हैं, अपने आप को इतना पावरफुल बनाने के ऊपर फोकस करती हैं कि वो सारे के सारे जो उनकी सिक्योरिटी है उसको वो प्रिजर्व करें इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा जी, और फोर्थ असम्पशन जो है वो ये सिस्टम करता है, और इसी की एक्सटेंशन है दैट इंटरनेशनल सिस्टम इज स्ट्रगल फॉर पावर। Again, as I mentioned, writing ना समझ रहा है तो पूछते हैं, not comfortable in writing on whiteboards. इस बात को जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं और हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट के लिए हर एक को क्या चाहिए, पावर चाहिए, हर एक को इतने रिसोर्सेज चाहिए कि वो क्या कर सके, बहुत इजीली अपने आप को सिक्योर कर सके, अपने सर्वाइवल के ऊपर फोकस कर सके। तो हमें ये पता चलता है पानी, बहुत देर तक पावर पानी नहीं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि फिर स्टेट्स क्या करती हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक ऐसी टसल में पड़ जाती हैं जिसमें वो कहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो कहाँ हो, हमारे पास हो। अब ये पावर जो है मल्टी डायमेंशनल टर्म से जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के, पावर की कितनी डायमेंशंस हैं,
जब भी आप आईआर के अंदर बात करेंगे पावर की, तो आपको ये देखना है कि वो हार्ड पावर है, वो सॉफ्ट पावर है, या वो स्टेट्स की इकोनॉमिक माइट की बात हो रही है, दैट लीड्स टू अल्टीमेटली द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट इटसेल्फ, इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट, या वो स्टेट की बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बात हो रही है, या उनको इतना फुल प्रूफ बनाने की बात हो रही है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है उनका वहां पर अमल करने से नॉन स्टेट एक्टर्स को ज्यादा नहीं किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट्स के ऊपर डाली जाती है। लेकिन अब जब हम पावर की बात करते हैं आईआर के अंदर, तो पावर, एक तो हमें पता है कि हमें मिलिट्री माइट चाहिए, जितनी ज्यादा हमारे पास मिलिट्री होगी, जितना ज्यादा असला होगा, जितना ज्यादा वेपन्स होंगे, उतनी आप पावर क्या करते हो, ज्यादा कंसीडर करते हो। लेकिन जिस तरह से आप पोस्ट कोल्ड वॉर का सिनेरियो देखते हो जो इमर्ज हुआ, तो आपको ये पता चलता है कि दैट पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो एज वेल एज इन 21st सेंचुरी पावर की जो डायमेंशंस है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब पावर जो है वो सोलली आपके पास इकोनॉमिक माइट नहीं है, अब आप सॉरी मिलिट्री माइट नहीं है, अब पावर जो है दैट इज कपल्ड विद द इकोनॉमिक माइट ऑफ द कंट्री, जो कि कह रहा है कि 21st सेंचुरी में वही कंट्री सिक्योर और डेवलप्ड होगी जिसके पास इकोनॉमिक पावर सबसे ज्यादा होगी, राइट। तो ये जो पावर का कॉन्सेप्ट है ये थ्रू आउट द हिस्ट्री इमर्ज हुआ है, और थ्रू आउट द हिस्ट्री जिस तरह से इसकी इमर्जेंस हुई है, ये हमेशा मल्टी डायमेंशनल टर्म्स के अंदर इस्तेमाल किया गया है। सिमिलरली जब भी हम रियलिज्म की बात करते हैं, रियलिज्म ये कहता है कि फ्रॉम अ रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो सारा का सारा एक पावर की स्ट्रगल है कि हर स्टेट जो है वो पावर एक्वायर करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो वो पावर जो है, यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि वो पावर मल्टी डायमेंशनल इन नेचर है, वो किसी भी तरह की पावर हो सकती है। और इसी तरह से आज जब हम देखते हैं मेन एक्टर जो आपको इन दो फ्रंट्स के ऊपर नजर आते हैं, जब हम इकोनॉमिक टेंशंस की बात करते हैं तो आपको यूएस और चाइना नजर आते हैं, या आप जब आप हेजेमनी गेन करने के सेंस में देखें या इन्फ्लुएंस गेन करने के सेंस में देखें, तो आपको रशिया और यूएस एक फ्रंट के ऊपर लड़ते नजर आते हैं। और अगर आप अगेन इस पर्सपेक्टिव में देखें कि टेरिटरियल जो ऑक्यूपेशन है या टेरिटरियल इन्फ्लुएंस जो है वो किस हद तक आपके रिलेशंस को डिफाइन करता है, तो आप चाइना और ताइवान भी इसी पावर के लिए क्या करते हैं, स्ट्रगल करते नजर आते हैं। रियलिज्म जो है वो ये चार मेन असम्पशन आपको देता है और आपको ये समझाता है कि एट द एंड ऑफ द डे हर स्टेट इन इंटरनेशनल सिस्टम, हर कंट्री, आईआर के अंदर आप मुल्क के लिए या तो नेशन यूज करेंगे या स्टेट की टर्म यूज करेंगे, कंट्री की टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर कि हर स्टेट जो है जो कि इस सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे काम कर रही है, उसका जो मेन मोटिव है दैट इज द एक्विजिशन ऑफ पावर, एंड दिस ऑल सिनेरियो मेक्स द इंटरनेशनल सिस्टम क्वाइट एनार्किक इन नेचर, जहां पे क्या है, chaos है, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स है, जहां पे आपको वॉर नजर आती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन जो है ना रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में हिस्ट्री की दी जाती है। आई जस्ट रिमेंबर रीडिंग इट, आई थिंक it was I think there was a note of Thucydides, if I'm not wrong. There was a study related to his policies in international relations, and it was by London School of Economics. उनका कोई डिप्लोमा का कोर्स था जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के इकोनॉमिक सेंस को बात कर रहे थे, तो उससे बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन जो है वो हिस्ट्री को डिफाइन किया रियलिज्म ने, और रियलिज्म ने हिस्ट्री को इस तरह से डिफाइन किया दैट इट इज ये क्या है, हिस्ट्री जो है वो सारी की सारी इंस्टेंसेस ऑफ वॉर है इंटरस्पेस्ड विद द पीरियड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉर। यानी दो चीजें उसने बात की, उसने कहा कि ये क्या बात की थी मैंने, पहला वर्ड पहली टर्म क्या इस्तेमाल की, यस इंटरस्पेस विद
यानी सारी की सारी हिस्ट्री जो है ना आपके पास जंग की हिस्ट्री है, और उसमें जो टाइम आपको नजर आता है जिसमें जंगें नहीं थी और अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि एक और जंग हो गई, तो वो जो टाइम था वो प्रिपरेशन ऑफ द वॉर था। तो रियलिज्म जो है, रियलिज्म की सेंस में हिस्ट्री की ये डेफिनेशन बड़ी अप्रोप्रिएट है। अगर आप ये देखें शुरू से जिस तरह से एवोल्यूशन होना शुरू हुआ, आपको पहले ग्रीक्स मिलते हैं, एथेंस मिलते हैं, ग्रीक्स मिलते हैं, फिर आपको रोमन एम्पायर मिलता है। बेसिकली शायद आप लोग इस टर्म से वाकिफ हो, स्पार्टन्स की टर्म से आप लोग वाकिफ हो। स्मोक इज वेरी डिस्टर्बिंग। एनीवे, जो एवोल्यूशन आपको सोसाइटी की नजर आती है, मॉडर्न सोसाइटी की, तो उसमें आप देखते हैं कि शुरू से आपको वॉर्स जो है वो नजर आती हैं। वो ग्रीक्स की हो, वो एथेंस की हो, वो रोमन एम्पायर की हो। उसके बाद जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आते हैं तो आप ये देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको गेन किया, उसको प्रिजर्व किया, तो भी वॉर्स थी। तो ये सारा टाइम आपको फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द हिस्ट्री आपको ये नजर आता है कि हमेशा हिस्ट्री के अंदर जंगें होती रही हैं किसी ना किसी सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, और फिर उसकी वजह से कोई ऐसे आउटकम्स या ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले कि अल्टीमेटली दैट लेड टू अनदर वॉर, राइट। यही हमें रिसेंट हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर हो गई, और आज जो आपको कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और नीचे के आपको नजर आते हैं। तो रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में हिस्ट्री को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि वॉर्स हैं या इंस्टेंसेस ऑफ वॉर है, और इनमें जो टाइम है वो आप सिर्फ प्रिपरेशन का लेते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, स्टेट्स वॉर की तरफ चली जाती है। तो इट्स एक बड़ा अनार्किक, एक बड़ा क्योटिक इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो आपको नजर आता है कि वाकई इस तरह। और इस पर्सपेक्टिव में आप देखें तो आज हम ये कहेंगे कि हाँ, रियलिज्म का पर्सपेक्टिव बहुत बिल्कुल ठीक है। जब भी स्टेट्स की बात आएगी कि सिर्फ स्टेट्स जो हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, वो आपस में कम्पीट कर रही हैं, उनके जितने भी मसले मसाइल हैं वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम भी कर रहे हैं, और वो उन ब्लेम्स को क्या करें, लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रू फोर्स भी कर रहे हैं, थ्रू कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहे हैं। तो आपको एक बड़ा चीजें आपको बड़ी मैनर में समझ आती है कि हाँ यार, हिस्ट्री के स्टार्ट से ये चीजें इसी तरह से होती आ रही हैं, और आज भी आपको कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो assumptions जब हम हायरार्की पढ़ते हैं, सॉरी रियलिज्म की पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं हाँ यार, टोटली मेक सेंस। आज का इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम टोटली मेक सेंस ऑन दिस बेसिस। इवन अभी जो आपके पास रिसेंटली रशिया यूक्रेन वाला जो सिनेरियो हुआ है, इसमें भी आप कह रहे हैं कि रशिया चूंकि अपने नेशनल इंटरेस्ट की बेसिस पर, सेल्फ इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर काम कर रहा है अपने आप को सफिशिएंट करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव बनाने के लिए, तो वो भी तो क्या कर रहा है, रियलिज्म, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में वो लीडर्स हैं वो चीजों को कैरी आउट कर, राइट। लेकिन रियलिज्म की थ्योरी जो है आज की दुनिया में इसको क्रिटिक जो है इसके ऊपर वो लिबरलिस्ट और आइडियलिस्ट की तरफ से की जाती है, जो कि एट द एंड हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस चीज को मेंशन करने का मतलब ये था कि क्लासिकल थिंकर्स जो है आईआर के और मॉडर्न थिंकर्स जो है उनकी थिंकिंग में और उनकी थ्योरीज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ मेथोडोलॉजी का या एनालिसिस का डिफरेंस है। लेकिन बात उन्होंने भी वो की, इसको मॉडर्न कहीं भी आप पढ़ेंगे तो मॉडर्न थ्योरीज की जो अप्रोच है उसको नियोलिबरलिज्म का नाम जो है वो बेसिकली दिया जाता है। लेकिन क्लासिकल रियलिज्म जो है वो उतनी ही क्योटिक, इतना ही आपको सब स्टांस जो है वो नजर आता है। इनके जो मेन थिंकर्स थे, क्लासिकल थिंकर्स, ये आपसे पूछा जा सकता है, थ्यूसिडीड्स थे इसमें, मॉडर्न था, हॉब्स जो है he was also a realist, मैकियावेली की जो बुक थी द प्रिंस, और जो थॉमस हॉब्स की जो बुक थी लेवाइथन, इनको सबसे ज्यादा जो है वो वेटेज दी जाती है जब भी आप रियलिज्म के क्लासिकल थिंकर्स की आप बात करते हैं। एनलाइटनमेंट का, ब्रिटिश एनलाइटनमेंट का जिस तरह से जब एरा स्टार्ट हुआ, तो वहां से आईआर को बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर एक मॉडर्निस्ट अप्रोच के साथ डील किया जाता है। And the person who was responsible for that was E.H. Carr, C-A-R-R. He was a British thinker. अब वहां से ये जो मॉडर्निस्ट अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस में, रियलिज्म की, इसको वहां से एक मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट के तौर पे जो है वो हिस्ट्री के अंदर डील किया जाता है। अब बेसिकली डील किस तरह से किया जाने लगा कि इसको आइडियलिज्म के ऊपर क्रिटिक जो है वो बना के प्रेजेंट किया गया।
और आइडियलिज्म का इंस्टेंस आपको कहाँ पे नजर आता है, जहाँ पे आप लीग ऑफ नेशंस की बात करते हैं, तो ये बेसिकली कहा जाने लगा दैट इट इज डिल्यूजन। ये जो आइडियलिज्म आज की दुनिया में प्रेजेंट किया गया है, ये डिल्यूजन है, ये महज आपके पास धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टेट्स को देखें तो, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्टीमेटली उसके बाद क्या हुआ, ये धोखा कहीं ना कहीं पे खत्म हो गया, ये डिल्यूजन खत्म हो गया, और अगेन स्टेट्स दे रिजॉर्टेड टू वॉर। तो रियलिज्म को वहां से एक ज्यादा इम्पिटस जो है वो, या वेटेज जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी के अंदर इसको दिया जाता है। अब जिस तरह से ये इमर्ज हुआ, तो इसके कंपोनेंट्स जो है वो भी क्या किए जाने लगे, उनको डिमार्केट करना शुरू कर दिया गया कि रियलिज्म के बेसिकली कंपोनेंट्स क्या हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, आप ये कहिए कि ये कंपोनेंट्स रियलिज्म की ये जो असम्पशंस हमने पढ़ी हैं उनकी बेसिस बनते हैं। रियलिज्म के 4 मेन कंपोनेंट, एंड बिफोर वी रीड दिस कंपोनेंट्स, किसी ने भी कंफ्यूज नहीं करना है इन असम्पशंस को, इन कंपोनेंट्स को। ये जो असम्पशंस हमने पढ़ी हैं, कंपोनेंट्स इनकी बेसिस बनाते हैं कि बेसिकली जिस तरह से इमर्जेंस होती है इन कंपोनेंट्स की, या एवोल्यूशन होती है इन सर्कमस्टांसेस की, तो अल्टीमेटली स्टेट्स जो है दे डू दो सर्टेन एक्शंस, और उसके बाद आपके पास क्या होता है कि रियलिज्म की असम्पशन आपके पास निकले सामने आते। किसी को यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो पहले समझ आ रहा है? बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग तो नहीं हो गया, इंटिमिडेटिंग तो नहीं हो गया, या इसके बाद आज के लेक्चर के बाद कहीं यार फजूल काम में आएगा, पढ़ना ही नहीं है, छोड़ो। सी मुझे आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था, नहीं बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये तो प्रॉब्लमेटिक है। सबसे पहला कंपोनेंट जो आया के अंदर है दैट इज स्टेटिज्म। और जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, और हम ये चीज पहले स्टडी कर चुके हैं कि स्टेट आर द एक्टर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम रियलिज्म कहते हैं। इसी तरह से हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि स्टेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर वो सबसे ज्यादा है। किस टर्म में है? दैट इज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। बेसिकली फ्रॉम अ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहा जाता है कि जो स्टेट है आपका, वो प्राइमरी गारंटर है। किस चीज का प्राइमरी गारंटर है? कि आपका जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो एक नेशन की सिक्योरिटी को किस तरह से एनहांस करता है और उसके सर्वाइवल को किस तरह से इंश्योर करता है। कहना ये चाहते हैं रियलिस्ट, ये कहना चाहते हैं कि स्टेट के अंदर जो डोमेस्टिक सिस्टम है आपका, जो कि काम कर रहा है, वो इतना फुल प्रूफ होना चाहिए, या उसके अंदर रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव इतना होना चाहिए कि वो अल्टीमेटली आपकी सिक्योरिटी के अंदर जितने लूप होल्स हैं या द रिक्वायरमेंट्स, the components that you need for your security and survival, वो क्या होने चाहिए, उस डोमेस्टिक सिस्टम के थ्रू इंश्योर होने चाहिए। और ये गारंटी किसको करना है? ये स्टेट को गारंटी करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। नहीं बेटा, सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ मिलिट्री से रिलेटेड नहीं है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आज भी अगर हम देखें, हम पाकिस्तान से, हम किसी और नहीं, हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, हम पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान की स्टेट को एज एन एक्टर लेते हैं इसके अंदर, और हम ये कहते हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है या जो हमारा पॉलिटिक्स जिस तरह से काम कर रही है, मिलिट्री जो है हमारे पास, और हमारे पास जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनकी पॉलिसी जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इतनी फुल प्रूफ है कि अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है कि आपके बॉर्डर्स भी सिक्योर है, आपकी टेरिटरी भी सिक्योर है, आपकी जो पब्लिक है वो भी सिक्योर है, और अल्टीमेटली क्या है, बाय एक्सटेंशन इन सारी चीजों की सिक्योरिटी से मुराद ये है कि आपका कंट्री, आपकी नेशन जो है वो एक सिक्योर नेशन है। अगर यही जो आपका डोमेस्टिक सिस्टम है, आइडियली स्पीकिंग ये बहुत अच्छा काम है, राइट? लेकिन अब जो हमारे पास एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है या रियलिस्टिक हम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखें, तो हमें ये नजर आता है कि जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है, मैं पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, इसमें आपके सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप वन पेज पे
नहीं है, राइट। आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर वो ऑन पेपर स्ट्रांग है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकलिटी क्या है, बिल्कुल कम है, राइट। तो ये गारंटी करना किसका काम है कि इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो ज्यादा हो, ये गारंटी करना किसका काम है कि इन ट्रू एसेंस या प्रैक्टिकल सेंस में वो नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो? स्टेट, यानी हेड ऑफ स्टेट का काम है। और हेड ऑफ स्टेट किसका रिप्रेजेंटेटिव है? आपकी स्टेट का। तो यही चीज जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और हम ये कहते हैं कि यूएस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी जो है उसको ठीक करने की जरूरत है, या पाकिस्तान, जब हम एफएटीएफ के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के जो मैयर्स है उसके खिलाफ वो लेने की जरूरत है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि बाय एक्सटेंशन या इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हेड ऑफ स्टेट है उसको ये करने की जरूरत है, हम ये कह रहे हैं कि स्टेट को ये करने की जरूरत है। और यही रियलिज्म कहता है कि स्टेट आपका प्राइमरी गारंटर है, यानी यहाँ पे हम हेड ऑफ स्टेट को अलग यूनिट कंसीडर नहीं कर रहे। यही एसेंस है, यही आपके पास मेन कंपोनेंट है रियलिज्म का, जो कि ये कहता है कि स्टेट की ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। और दूसरा वो ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो इंटरफेस है। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, तो इसमें सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट हम क्या बोलेंगे, मुराद क्या लेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट? बेटा इन टर्म्स यही हमने बात की, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आपका जो मैम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी या ट्रेड एश्योरेंस, सारा कुछ आता है। इसीलिए जो ये वर्ड मैंने यूज किया है, या भी हम यही वर्ड जो है वो यूज करें कि ये इंटरफेस है between the security and order of internal society and disorder and insecurity of external society. मैम जी बेटा। मैम आप ब्लैक पेन यूज कर लेना, ग्रीन से विजिबल नहीं होता है, राइटिंग क्लियर नजर नहीं आती, काइंडली ब्लैक ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, state basically it's an interface between the order and security of your national system या internal system and disorder and insecurity of your external society. इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी किस टर्म में हम बात कर रहे हैं, हम इस टर्म में बात कर रहे हैं कि आपकी स्टेट क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब ये है कि उसके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के मींस भी हैं, और जब प्रोटेक्ट करने के मींस है इसका मतलब ये है कि वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है। इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो इसका मतलब उसकी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा है, राइट। तो सिक्योरिटी इन तमाम चीजों की, इन तमाम पर्सपेक्टिव के सेंस में हम बात करते हैं कि स्टेट इन तमाम पर्सपेक्टिव में सिक्योर होनी चाहिए। और ये किसका काम है, ये इटसेल्फ स्टेट का काम है कि वो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको इस तरह से इंप्लीमेंट करे या पॉलिसीज को इस तरह से इंप्लीमेंट करे कि सिक्योरिटी जो है वो सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, समझ नहीं आ रही है मैम एक्सक्यूज मी। जी जी सॉरी टू इंटरप्ट मैम, लेकिन ये जो सिक्योरिटी का आप कॉन्सेप्ट बता रही हैं ये तो बैरी बुजॉन ने बहुत लेट दिया था। ये यूं समझें कि 1975 के करीब दिया था बैरी बुजॉन ने, ये जो आप कॉन्सेप्ट बता रही हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो मैम ये तो सिर्फ मिलिट्री पावर को सपोर्ट करेगी ना, इन अ सेंस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को फॉलो करेगी कि भाई आपकी स्टेट की जो भी टेरिटरी है उसको सेव किया जाए, उसकी सिक्योरिटी हो। अजान के बाद बेटा इसको डिस्कस करें।
बेटा स्टेटिज्म या इस कॉन्सेप्ट को, सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से समझते हैं, और इसमें हम जो है मेनली हम बात, जिस तरह से मैंने पहले भी बात की थी कि मेन जो जब इसके अंदर रेवोल्यूशन, ब्रिटिश एनलाइटनमेंट के पीरियड के बाद, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स के बाद जब एक रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हुई थी, जिसमें रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को आपने आज मोर रेलेवेंट हुई या एक बेटर पर्सपेक्टिव में इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर डील करना शुरू कर दिया था। तो सिक्योरिटी या सर्वाइवल की जो सेंस है बेसिकली, ये चूंकि हमें वैसे ही एक इंटरलिंक टर्म जो है वो हमें समझ आती है कि सिक्योरिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी सर्वाइवल उतनी ही ज्यादा होगी, और रियलिस्ट भी बेसिकली यही कहता है कि जिसकी सिक्योरिटी ज्यादा होगी उसकी सर्वाइवल ज्यादा होगी। ये जो मैंने आपको टर्म्स दिया, ये जो मैंने आपको पर्सपेक्टिव डिफरेंट बताए हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक चीज जो है वो बताई है कि सर्वाइवल आपकी किन किन पॉइंट्स के ऊपर आज के टाइम में भी इन पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो जो है आपकी सर्वाइवल किन किन चीजों के ऊपर क्या करिए डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इन अ क्लासिकल सेंस, तो दैट इज ऑब्वियसली मिलिट्री माइंड। इट्स अंडरस्टैंडेबल कि क्लासिकल जो थिंकर्स थे या क्लासिकल जो रियलिस्ट थे, उनका पर्सपेक्टिव था इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ जितनी ज्यादा जो बेसिकली जीरो सम का कॉन्सेप्ट था, वो हम आगे इसको बिल्कुल डील करेंगे कि जितनी ज्यादा पावर जो है वो एक स्टेट एक्वायर कर सकती है उसके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर है। अब पावर जो है, अगेन मैंने पहले भी बात की थी कि आप इसको मल्टी डायमेंशनल टर्म्स के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पे जो हम सिक्योरिटी या स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो हम ये बात कर रहे हैं कि स्टेट आपका प्राइमरी इंटरफेस है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल डिसऑर्डर के दरमियान। इसका मतलब ये कि इस इंटरफेस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, और जितने भी आप फैक्टर्स हैं इसके साथ बाकी एसोसिएट करते हैं। बेशक आपका हेड ऑफ स्टेट है, उसकी इंटेग्रिटी अगर ऑन पॉइंट है या ऑनलाइन है, ये मैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ कि स्टेट को जो है वो जरूरत होगी अपने आप को इस इंटरफेस को इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने। ऑब्वियसली जब हम क्लासिकल रियलिज्म की सेंस में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इस इंटरफेस को अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ताकि उससे क्या प्रिजर्व हो, उसकी पॉपुलेशन, उसका पॉलिटिकल सिस्टम और उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। क्लियर बेटा? अब आपको बात समझ आई? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर जो कंपोनेंट है दैट मेक द बेसिस फॉर द assumption ऑफ रियलिज्म, दैट इज सर्वाइवल। ये सारे डिस्कशन जो है हम अभी तक यही कह के आउट कर रहे हैं कि बेसिकली स्टेट्स क्या करती हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए कॉन्फ्लिक्ट या वॉर की तरफ जाती है, राइट? और रियलिज्म आपको ये कहता है कि जितनी की जितनी गेम है सारी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर या इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, वो सारी की सारी गेम किसकी है? सर्वाइवल की। कि स्टेट्स को सर्वाइव करना है और उनको इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट भी करना है, थ्राइव भी करना है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट को एक पावरफुल एक्टर बन के ऑक्युपाई भी करना है। जो सारी गेम है, ये जितनी भी ऑक्युपेशन की गेम है, जितनी भी वॉर की गेम है, जितनी भी आपको माइट जो है इनहांस करते हुए किसी भी सेंस में नजर आते हैं, वो सारा का सारा किसके ऊपर बेस कर रहा है? सर्वाइवल के ऊपर। और स्टेट्स इसी मोटिव के अकॉर्डिंगली क्या करती हैं? एक्ट करती हैं। तो आपके पास वैसे ही जब इसको आप स्टडी करते हैं तो आपको रियलिज्म का एक ही पॉइंट नजर आता है, एंड दैट इज सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। कि बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है हर चीज के पीछे? सर्वाइव करना।
और यही चीज कहाँ पे लीड करती है, इसके थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरफ, दैट इज सेल्फ हेल्प। स्टेट जब कहती हैं कि उनको इस chaotic सिस्टम के अंदर इस anarchic सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करना है और वर्ल्ड अफेयर्स को अपने अफेयर्स को रन करना है या सरवाइव करना है, तो दे शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। और सेल्फ हेल्प जो है, रियलिज्म आपको ये कहता है कि हर स्टेट के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को सिक्योर कर सके, एंड दैट इज व्हाट सेल्फ हेल्प इज। कि आप जो है किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर या किसी थर्ड पार्टी के ऊपर रिलायंस ना करें, अगर आपको अपनी नेशनल इंटरेस्ट को क्या करना है, इंटैक्ट रखना है। अगर हम यही चीज देखें कि रिसेंट सिनेरियो में ऐसी कंट्रीज जिनकी सिक्योरिटी जो है वो डिपेंडेंट है ऑन अ थर्ड कंट्री, या ऐसी स्टेट जो है जो कि अपने आप को सिक्योर करने का, या उनके पास मिलिट्री माइट इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने आप को मिलिटरीली सिक्योर कर सकें, और वो डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर सिक्योरिटी ऑन अदर स्टेट, तो आपको ये नजर आता है कि उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेट, राइट। आपको नजर आता है कि जापान और यूएस, हमें पता है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जापान की किसकी है, ताइवान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है, यूक्रेन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है। तो आज अगर हम इनकी पॉलिसीज को देखें, इनकी इन्वॉल्वमेंट को देखें इन इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये सारी की सारी आपको मोटिवेटेड नजर आती है इसी वजह से। और इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चूंकि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, सो दे हैव टू लिसन टू दैट प्रोमिनेंट एक्टर, राइट। तो रियलिज्म ये कहता है कि ऐसी स्टेट्स दे आर बाउंड टू डू, जो अपने आप को सर्वाइवल के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं करती, एंड हेंस दे हैव टू रियलाइज कि उनको अपनी मदद खुद करनी है, एंड दैट इज व्हाई सेल्फ हेल्प इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स टोटल सेंस। और आज अगर हम इसी पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो हमें लगता है कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ही हर जगह आपको ज्यादा सक्सेसफुल और प्रेवलेंट नजर आ रहा है। और आज अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम को बेहतर तरीके से स्टडी करना है, तो आपको रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से ही स्टडी करना है, ना कि लिबरलिज्म के, ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के, ना आइडियलिज्म के। आप कहते हैं नहीं भाई ये जो बात करें यही बात सही है, और सारे के सारे मोटिव्स कहाँ हो रहे हैं, यहीं से आपको नजर आते हैं कि ये जस्टिफाइड है इस सेंस में अगर बात की जाए। वैसे आप जो भी थ्योरी पढ़ेंगे ना, जब नेक्स्ट हम लिबरलिज्म की पढ़ेंगे, आइडियलिज्म की पढ़ेंगे, न्यू लिबरलिज्म की पढ़ेंगे, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो आपको हर थ्योरी ये लगेगी कि नहीं यार ये थ्योरी आज ज्यादा प्रेजेंट है। एज आईआर स्टूडेंट्स आपका काम ये है कि आप अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट करेंगे, सॉरी वर्ल्ड व्यू कंस्ट्रक्ट करेंगे, नॉट वर्ल्ड ऑर्डर। अपना एक वर्ल्ड व्यू कंस्ट्रक्ट करेंगे कि इधर चीजें जो है वो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में है, वो लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव में है, वो आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव में है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग है। कौन सा पर्सपेक्टिव है जो इन सिस्टम को जिस तरह से सर्कमस्टांसेस इवॉल्व हो रही हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। क्यों जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट के लिए इस पर्सपेक्टिव को डेवलप करना, क्योंकि जब आप ये पर्सपेक्टिव डेवलप कर लेते हैं तो फिर आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियोस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और पेपर के लिए एनालिसिस ड्रॉ करने के लिए, आईआर के पेपर के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपका एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि आप किस पर्सपेक्टिव से चीज को देखेंगे और जज करेंगे, इवेंट को देखेंगे और जज करेंगे। क्लियर? तो अपने माइंड में आपने जरूर ये चीज जो सोचनी है, एस्टैब्लिश करना है कि आप रियलिस्ट हैं या आप लिबरलिस्ट हैं, क्योंकि आप जो भी थ्योरी पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे यार ये बात तो ज्यादा सही है, यार बात तो ये भी ठीक है, यानी एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होगी। लेकिन थ्योरीज को वे करना, उनका इन कंट्रास्ट देखना, इन कंपैरिजन देखना, ये आपका, और आपको ये देखना कि आज प्रेवलेंट सिस्टम जो है वो आपको किस तरह का नजर आता है। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर मैंने पहले भी बात की थी कि कुछ भी सही या गलत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अगर आप ये कहें कि नहीं ये लाइन जो है ये ड्रॉ कर दी गई है और यही लाइन जो है ये फाइनल है, इसको आप ना मिटा सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं, ना इसको आप जो है पार कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जब भी आप कोई थियरी या कोई भी बात डिस्कस करते हैं तो वो इटसेल्फ सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन कोई भी
इसके अंदर कंक्रीट जो है आपको एग्जांपल या कंक्रीट इसके अंदर assumption जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती। इसीलिए जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो वैसे मैं तो एक बड़ा ओपन टर्म यूज करती हूँ कि चिल लो, जो आपको समझ आ रही है। अगर आपने कोई नई थ्योरी में प्रेजेंट करनी है तो आप IR के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। वजह यही है कि कोई भी उसको गलत या सही नहीं कह सकता। आज अगर दो कंट्रीज आपस में, दो स्टेट्स या जो है आपस में दोस्त हैं, वो कल को दुश्मन हो सकते हैं। I think that was Henry Kissinger who said that no permanent enemy, no permanent friend. लिहाजा जो भी आप assumption, जो भी आप इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर बात करेंगे हो सकता है वो ठीक है। इसीलिए आपको जब एनालिसिस करना है IR के अंदर तो आपका अपना एक पेट पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंट पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि नहीं, मैं क्लियर हूँ अपनी इस कॉन्सेप्ट को लेके कि मैं चीजों को आइडियलिस्टिकली देखूंगा या मैं चीजों को लिबरलिस्टिक व्यू से देखूंगा या रियलिस्टिक व्यू से देखूंगा। तो इस पर्सपेक्टिव में नहीं, ये बात ठीक है और ये assumption मुझे ये लगता है कि ये assumption यहाँ पे फेस करना ठीक है। IR आपको ये मार्जिन देता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आपने CSS का पेपर देना होगा तो IR आपके पास एक बड़ी अच्छी चॉइस है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लिया और आपने ये पर्सपेक्टिव समझ लिया तो उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे आसान पेपर है अटेम्प्ट भी करना और इसमें मार्क्स भी जो है गेन करना। सिर्फ आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप बेसिकली किस पर्सपेक्टिव से चीज करोगे। लास्ट इसमें आपके पास कंपोनेंट है, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ जीरो सम। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, वी शुड पुट इट देयर, सेल्फ हेल्प में के कंपोनेंट। वैसे ये कॉन्सेप्ट है जो लार्जली एक टर्म है जो कि रियलिज्म के अंदर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जो कि हम चीजों को बैलेंस करने से लेकर चल रहे हैं तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ सेल्फ एंड दैट इज सिक्योरिटी डायनामा। आपको जगह जगह ये जो टर्म है ये डिस्कस होती नजर आए, व्हाट इज सिक्योरिटी डायनामा, कि ये फलां जो है स्टेट या सॉरी लेट्स यूज द नेम्स ऑफ द स्टेट्स के यूएस जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसका सिक्योरिटी डायनामा है तो उसने इस बेसिस पर अपनी पॉलिसी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है या सर्टेन एक स्टेप लिया तो वो सिक्योरिटी डायनामा के लिए क्या है सिक्योरिटी डायनामा। जिस तरह से आपको नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी डिल्यूजन कॉज करना या एक ऐसी इल्यूजन बेसिकली कॉज करना जो कि ये बताए कि मेरे पास सिक्योरिटी ज्यादा है और ये रिजेंटमेंट दूसरी स्टेट के अंदर क्रिएट कर दी जाए कि इनके पास सिक्योरिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये कि मेरे पास सिक्योरिटी कम है। तो सिक्योरिटी डायनामा ये कहता है कि अगर एक स्टेट के पास सिक्योरिटी ज्यादा है तो इट इज बाउंड टू रेज इन सिक्योरिटी इन द अदर स्टेट, और फिर इससे आपको एक टसल जो है वो स्टार्ट होती नजर आती है कि स्टेट्स क्या करती हैं, उससे उन्हीं कैपेबिलिटीज को एक्वायर करने की कोशिश करती हैं जो कि दूसरी स्टेट ने एक्वायर की होती है, एंड इट आल्सो गिव्स राइज टू कॉन्फ्लिक्ट। ये हम सेल्फ हेल्प के साथ क्यों इसको डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि सेल्फ हेल्प जो है वो सिक्योरिटी डायनामा कॉज करती है। जी बेटा। मैम जब सेल्फ हेल्प की बात होती है, खुद की प्रोटेक्शन जो स्टेट हमें प्रोटेक्शन देती है, जब स्टेट अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी डायलेमा का ये सिस्टम अचीव नहीं करेगी तो ये कैसे करेगी, इसलिए ये सिक्योरिटी डायलेमा मस्ट है सेल्फ हेल्प के लिए। अच्छा, टू सम एक्सटेंट दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जब स्टेट ये बात करती है कि उसको सेल्फ सफिशिएंट होना है इन टर्म्स ऑफ इट्स सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ इट्स मिलिट्री, इसको सेल्फ सफिशिएंट होना है तो इसका मतलब ये कि वो क्या करते हैं, मींस एक्वायर करते हैं, और मींस एक्वायर करना इट गिव्स राइज टू इनसिक्योरिटी इन अदर स्टेट के यार फलां स्टेट जो है उसके पास सिक्योरिटी ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये कि मेरे पास सिक्योरिटी कम है। जिस तरह से मैंने शुरू में बात की कि सिक्योरिटी जो होती है वो फिक्स्ड होती है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। फिक्स्ड होने का मतलब ये है कि अगर एक स्टेट के पास ज्यादा है तो दूसरी स्टेट के पास, ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करी, ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है कि जो सिक्योरिटी है इंटरनेशनल सिस्टम, ये हमने शुरू में बात की थी कि वो फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड होने का मतलब ये होता है कि अगर एक स्टेट की सिक्योरिटी ज्यादा होगी तो दूसरी स्टेट की कम होगी, एंड हेंस द लास्ट पॉइंट दैट वी से जीरो सम, इसका भी यही मतलब है जीरो सम का। वैसे तो एज अ पाई एग्जांपल जो यूज किया जाता है, लेकिन हम चूंकि ज्यादा पिज्जा से समझते हैं तो आप पिज्जा की एग्जांपल ये समझ लें कि एक पिज्जा है, उसके अंदर जितना बड़ा पीस मेरा होगा उतना ही छोटा पीस किसी दूसरे का, राइट। अगर डिवीजन ऑन पीसेस की इस तरह से है कि उसमें दो पीसेस जो है वो बहुत बड़े हैं तो अल्टीमेटली बाकी पीसेस क्या होंगे, छोटे होंगे, एंड दैट इज द जीरो सम गेम कि जितने ज्यादा सिक्योरिटी मेरे पास होगी उतनी ही कम सिक्योरिटी किसी और के पास होगी।
and these all circumstances and these all components, they give rise to what? Security dilemma. और सिक्योरिटी डायलेमा हर जगह, हर सर्कमस्टांस, हर इवेंट, हर इंस्टेंस के अंदर आपको सिक्योरिटी डायलेमा जो है वो लाजमी नजर आएगा। इन वर्ल्ड वॉर 1, इन वर्ल्ड वॉर 2, इन कोल्ड वॉर। चूंकि हम जब आया की बात करते हैं तो ज्यादा हम रशियन रेवोल्यूशन से फर्दर जो है वो हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं या इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो जितने भी आप इंस्टेंसेस देखेंगे उसमें आपको सिक्योरिटी डायलेमा हर जगह जो है वो प्रेवलेंट नजर आएगा। हेंस द बेसिस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट जो कि क्या होगा, अनफोल्ड होगा और एस्केलेट होगा। क्लियर? किसी को बात ना समझ आई हो, यहाँ तक परेशान हो गया हो, कोई टेंशन हो गई हो, कोई क्वेश्चन है तो पूछे यहाँ तक सवाल। कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें। नेक्स्ट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है जो कि हमने हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज न्यू रियलिज्म। या स्ट्रक्चरल रियलिज्म। अच्छा, विदाउट लुकिंग एट दिस टर्म न्यू रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म के टर्म से अब तक कुछ समझ में आते हैं, कुछ माइंड में चीज आती है कि यार ये बेसिकली क्या कहता होगा रियलिज्म? मैम जी बेटा। मैम अभी जो सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम अभी जो हमने पढ़ा रियलिज्म का, तो इसमें हम काइंडली ये एग्जांपल करंट सिनेरियो के मुताबिक कौन से हमारे पास ऐसे पॉलिटिशियंस है या फिर कौन से ऐसे हमारे पास प्रेसिडेंट है किसी भी कंट्री के एज ए रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे वो अभी इस वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो फिर ताकि हमें एक माइंडसेट बन जाएगा पेपर के एनालिसिस के लिए ना, तो फिर ये भी बता दीजिएगा काइंडली। अभी मैंने डिस्कस की थी, इसमें 2-3 एग्जांपल जो है मैंने डिस्कस की थी। इन करंट सिनेरियो जो है प्योरली अगर हम रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको रशिया यूएस की एग्जांपल सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट नजर आती है। क्यों अप्रोप्रिएट नजर आती है? मैंने स्पेसिफिकली रशिया और यूएस की बात क्यों की है? क्योंकि इसके अंदर जो फैक्टर इन्वॉल्व है दैट इज ओनली सिक्योरिटी ऑन that is purely security based। अगर हम किसी और कंट्री की बात करें, यूएस चाइना की अगर हम की बात करें, तो उसमें इकोनॉमी का फैक्टर है, उसके अंदर जो है वो लिबरलिज्म जो है वो इंक्लूड होता है। अगर हम चाइना ताइवान की बात करें तो उसके अंदर भी सेम पर्सपेक्टिव इंक्लूड होता है। मैंने क्यों बात की कि रशिया और जो यूएस का जो सॉरी यूक्रेन और रशिया का जो बेसिकली इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहले मैंने प्रॉब्लम रशिया यूएस बात की है, सॉरी इसको करेक्ट कर ले, रशिया यूक्रेन का जो मसला है दैट इज प्योरली इन रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। किस तरह से प्योरली रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है? हम आप लोगों को अंडरलाइन रीजन पता है कि यूक्रेन को बेसिकली क्यों इन्वेड किया रशिया? एग्जैक्टली मेन मसला क्या था? रशिया की सबसे बड़ी कंसर्न क्या है कि अगर यूक्रेन के अंदर नेटो की प्रेजेंस होती है तो उसका जो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन का जो बॉर्डर है, जो उसको जिसको आप बेसिकली यूरेशिया का रीजन जो कहते हैं, जहां पे यूरोप स्टार्ट होता है और एशिया खत्म होता है, तो वो जो बॉर्डर है, वो प्लेन है, वो क्या करता है, रशिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट पोज करता है। अगर उन बॉर्डर्स के साथ क्या होता है, नेटो की प्रेजेंस होती है या यूरोपियन पावर्स की प्रेजेंस होती है। अब ये जो माइंडसेट है, ये कहाँ से आपको डिसाइड होता नजर आ रहा है? ये आपको कोल्ड वॉर से डिसाइड होता माइंडसेट नजर आ रहा है कि जो यूरोपियन पावर्स हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो रशिया की सिक्योरिटी के लिए या रशिया की जो सुवरेनिटी है उसके लिए खतरा है। तो जब हम यूक्रेन और रशिया के सिनेरियो की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्योरली रियलिस्टिक मोटिव है बिहाइंड रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है बिहाइंड द मोटिव दैट रशिया हैज बीन कैरिंग आउट इन यूक्रेन। उसको इन्वेड करने का मकसद क्या है कि ये पार्ट जो है मैं उसको इतना सिक्योर कर लूं कि अगर नेटो की प्रेजेंस रेस्ट ऑफ द यूक्रेन में होती भी है तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी रशिया को। ये आपको बॉर्डर्स का आइडिया है कि रशिया का बेसिकली इतना ज्यादा क्यों ये इशू है, कि उसको क्यों इतना ज्यादा इशू है अगर नेटो की प्रेजेंस होती भी है यूक्रेन के अंदर? तो पहले जो है कंट्रीज नेटो शामिल हो गए। यस एग्जैक्टली, दो मेन रीजन जो हैं वो आपको इसकी नजर आती हैं कि रशिया का यूक्रेन को इन्वेड करने का मतलब क्या है। एनीवे यहाँ पे ड्रॉ करके बात कर लेते हैं। जो रशियन बॉर्डर है
जो कि बेसिकली फर्दर यूरोप और पोलैंड, यूक्रेन के साथ, पोलैंड वगैरह के साथ एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ पे आपके पास मॉस्को है। ये जो सारा एरिया है आपके पास, ये सारा एरिया प्लेन है। प्लेन का मतलब ये है कि ये मैदान है, यहाँ पे आपको नेचुरल बैरियर्स जो है वो बहुत कम देखने को, वो आपको नहीं देखने को मिलते हैं। और नेचुरल बैरियर्स यहाँ पे ना होने का मतलब ये है कि रशिया को अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे ज्यादा कमिट करनी पड़ती है। तो यूक्रेन जो बिल्कुल उसके साथ है, यहाँ पे ऐसी फोर्सेस की प्रेजेंस होती है जिनको रशिया अपनी सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिए हमेशा से खतरा समझता आ रहा है। पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो जो है उसके लिए खतरा है। या रिलीजियस माइंडसेट के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो उसको ये पता है कि ये फोर्सेस अगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगी तो मेरा सारा एरिया क्या है, वल्नरेबल है। और अगर मेरा कैपिटल जो है वो चला जाता है तो इसका मतलब ये कि रेस्ट ऑफ द रशिया को फॉल होने में देर नहीं लगेगी। अगर किसी भी कंट्री का कैपिटल ऑक्युपाई कर लिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आप आधी जंग जो है वो जीत चुके हैं, राइट। तो एक तो रशिया की इनसिक्योरिटी यहाँ से राइज होती है। अब बेसिस क्या बनाई रशिया ने इन्वेजन को? बेसिस उन्होंने ये बनाई कि जी हम इनको नाजी जो माइंडसेट है उससे आजाद करवाना चाहते हैं यूक्रेन को। और चूंकि यूक्रेन हिस्टोरिकली हमारा पार्ट रह चुका है अंडर यूएसएसआर, तो यूक्रेन में किसकी हुकूमत होनी चाहिए? रशिया की। तो उसने बेसिस जो है बेसिकली इसको बनाया। लेकिन जब हम रियलिस्टिकली चीजों को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अंडरलाइन में प्रेवलेंट रीजन क्या है कि वो यहाँ पे नेटो की फोर्सेस को नहीं देख सकता, उसकी प्रेजेंस को नहीं देख सकता, क्योंकि रशिया की सिक्योरिटी को देखा है। क्लियर? क्लियर है बेटा? कोई और क्वेश्चन? थैंक यू मैम, क्लियर है आप। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे नियो या स्ट्रक्चर रियलिज्म की। बेटा किसी का कोई आइडिया है इस चीज से रिलेटेड कि ये क्या हो सकता है? ऑनलाइन क्लास में से किसी को आइडिया हो? पानी ठंडा ना हो जाए, मेरा पहले गला खराब हो। कोई आइडिया किसी को? बेटा जो मैसेज कर रहे हैं वो बोल के भी बता सकते हैं, हमने बोलने पे पाबंदी नहीं लगाई हुई है। और या असद, आई गेस असद, ठीक है। असद बेसिकली मैम आपने माइक म्यूट कर दिया है। मैंने नहीं किया था म्यूट। एनीवे ये जो बात है कि मॉडिफाइड वर्जन है रियलिज्म का, ये ठीक है, यस। बेसिस जो है वो न्यू रियलिज्म की है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म की भी वही है जो आपके पास क्लासिकल रियलिज्म की बेसिस है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है द वे ऑफ एनालिसिस, कि हम जो सिचुएशन है उसका एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं और मेथडोलॉजीज क्या थी जो कि यूज की जाती है to carry out those policies, to carry out those action। तो कहा यह जाता है कि जो स्ट्रक्चर रियलिज्म है दैट इज मोर साइंटिफिक इन नेचर, और इसको ज्यादा मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो यूज कहा जाता है कि आप एनालिसिस के जो बेसिस हैं उसको क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, और जो इंटरनेशनल आउटकम्स होते हैं वो 3 यूनिट्स के अंदर आप उनकी डिवीजन जो है वो कर देते हैं। और इसका जो मेन प्रोपोनेंट है दैट इज केनेथ वॉल्ट्ज, जो कि जब भी हम बात करेंगे तो हम केनेथ वॉल्ट्ज के जो आउटकम्स हैं या जो बेसिस हैं उनकी जो स्टडी है, सॉरी, तो उसकी बात करेंगे। और दैट द वर्क दैट वी हैव डन इन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ लैंडमार्क जो है वर्क कहा जाता है न्यू रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में। और ये कहा जाता है कि 3 ऐसे क्रिटिकल वेरिएबल्स हैं। अब ये बेसिकली हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, डिफरेंस कहाँ
बेसिकली प्रेजेंट करते हैं कि 3 वेरिएबल्स हैं जो कि इंटरनेशनल आउटकम्स को जज करते हैं। वही जो बात मैंने पहले की कि न्यू रियलिज्म कहाँ पर डिफर करता है, लेवल ऑफ एनालिसिस के ऊपर और मेथोडोलॉजीज के ऊपर डिफर करता है। तो जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का या किसी इंटरनेशनल आउटकम का, इंटरनेशनल आउटकम से मुराद ये है कि कोई सर्टेन इंस्टेंस होता है, ये इंसिडेंट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसका जो आउटकम होता है हम उसका एनालिसिस 3 बेसिस के ऊपर करते हैं। 3 बेसिस कौन सी है? हम न्यू रियलिज्म के अंदर देखते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का, ये इंटरनेशनल आउटकम के पीछे जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है वो क्या था। और वही रियलिज्म कहता है कि वो क्या था, क्या होता है, वो अनार्की होता है। ये याद रखिएगा कि न्यू रियलिज्म और रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिस बिल्कुल सेम है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है ये डिफरेंट है, लेकिन इस लेवल ऑफ एनालिसिस का जो एनालिसिस है वो सेम है। तो न्यू रियलिज्म ये कहता है कि जब कोई इंटरनेशनल आउटकम होता है तो आप उसको देखते हैं 3 यूनिट्स के ऊपर, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके, और सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल क्या है। तो वो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल इन रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या होता है, अनार्की होता है किसी भी सिस्टम के अंदर। दूसरा वो कहता है कि यूनिट्स की डिफरेंशिएशन किस तरह की होती है। दूसरा लेवल ऑफ एनालिसिस क्या प्रेजेंट करता है, न्यू रियलिज्म कहता है कि यूनिट्स किस तरह से डिवाइड किए होते हैं, उनमें डिफरेंस किस तरह से होते हैं। तो रियलिज्म कहता है कोई डिफरेंस नहीं होता, स्टेट्स अलाइक होती हैं। स्टेट्स अलाइक होने का मतलब ये है कि इन स्टेट्स में डिफरेंस कोई नहीं है, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसको आप ये कह सको कि इसका जो मोटिव था या इसका जो बेसिकली जो ड्राइविंग फोर्स थी इसके बिहाइंड, या जो इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज या इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज आप ये कहो कि इनके अंदर कोई डिफरेंस है, तो वो कहता है कि नहीं, तमाम जो सॉरी वो ये कहते हैं कि स्टेट्स के अलावा और कोई यूनिट्स नहीं है, और कोई ड्राइविंग फोर्स या और कोई ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। आवाज आ रही है? जी मैम अब ओके है। कहाँ तक सुना था लास्ट आप लोगों ने? मैम इसको रिपीट कर दीजिएगा बिल्कुल भी, जब आप सर्कल कर रही थी स्टेट्स आर जो आपने बताया था अराइव, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, हम बेसिकली सेकंड जो यूनिट है जो रियलिज्म, सॉरी सेकंड जो बेसिकली वेरिएबल है या एनालिसिस का जो बेसिकली यूनिट है जो कि न्यू रियलिज्म कहता है, वो ये कहता है कि आप ये देखते हैं कि यूनिट्स की डिफरेंशिएशन किस तरह से। अब यूनिट से क्या मुराद है, यूनिट से मुराद वो तमाम पार्टीज है जो कि इंक्लूडेड है उस इवेंट के अंदर या उस इंटरनेशनल आउटकम के अंदर। तो वो ये कहता है कि किस तरह से इनमें डिफरेंस है या इनमें डिवीजन किस तरह से है। तो रियलिज्म उस बात पे कहता है कि कोई डिफरेंस नहीं होता, तमाम यूनिट्स होते हैं वो सेम होते हैं। वो क्या होते हैं, स्टेट्स। कि इसके अंदर जो यूनिट है वो सारे के सारे स्टेट्स हैं और उनमें डिफरेंस नहीं है। और थर्ड वेरिएबल जो है किसी भी इंटरनेशनल आउटकम के एनालिसिस के लिए न्यू रियलिज्म ये प्रेजेंट करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज या डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर जो है बेसिकली, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिंग एबिलिटी जो है बेसिकली वो क्या है या किन बेसिस के ऊपर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। और वो किन बेसिस के ऊपर होती है, रियलिज्म कहता है कि वो पावर की बेसिस पे होती है। ऑब्वियसली एक स्टेट जितनी ज्यादा पावरफुल होगी उसकी कैपेबिलिटीज उतनी ही
ज्यादा होंगी। तो ये जो आपके पास वेरिएबल्स आपको नजर आते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल क्या है किसी भी इंटरनेशनल आउटकम के पीछे, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज की बेसिस पे होती हैं। ये वो लेवल ऑफ एनालिसिस है जो कि न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चर रियलिज्म जो है वो आपको प्रेजेंट करता है और इसके जितने भी आंसर्स हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? क्लासिकल रियलिज्म। हेंस जो बेसिस है न्यू रियलिज्म की या क्लासिकल रियलिज्म की वो सेम है, सिर्फ मेथोडोलॉजी का डिफरेंस है। क्लियर? किसी को कोई बात यहाँ तक समझ ना आई? अच्छा, न्यू रियलिज्म और रियलिज्म को कंफ्यूज करना बहुत आसान है, इसीलिए आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। जब भी आपसे न्यू रियलिज्म की बात की जाएगी तो आपने सिर्फ माइंड में रखना है कि मेथोडोलॉजी एंड एनालिसिस जो है वो डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो बेसिस है वो सारी की सारी क्या है? रियलिज्म है। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक, किसी को कोई बात समझ में आ रही है? मैम यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स की आपने जो बात की, इसमें स्टेट्स यहाँ पे जो यूनिट है डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, मतलब मैंने स्टेट्स की डिफरेंस की बात हो रही है ना यहाँ पे, मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, काइंडली बता दीजिएगा। यहाँ पे ये बात हो रही है कि उस इंटरनेशनल आउटकम के अंदर जो यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, और ये हमने बात की। रियलिज्म ये कहता है कि स्टेट्स जो है वो एक्टर्स होती हैं किसी भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, स्टेट्स के अलावा और कोई भी एक्टर जो है वो गवर्न नहीं कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को। तो बेसिकली ये बात की गई, या ये एक वेरिएबल जो है वो रियलिज्म की तरफ से प्रेजेंट किया गया कि यूनिट्स की डिफरेंशिएशन किस तरह से है, या इसकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो किस तरह से ये यूनिट्स की। तो रियलिज्म ये कहता है कि कोई नहीं है, स्टेट्स जो है वो सारी की सारी एक है, और सॉरी इसमें जो यूनिट्स है वो सारी की सारी क्या है? स्टेट्स है। क्लियर? थैंक यू मैम। अब जिस जिस तरह से ये जो डिस्कशन है ये इवॉल्व होती गई और 18th सेंचुरी और फिर उसके बाद 19th सेंचुरी, जिस जिस तरह से एवोल्यूशन जो है वो न्यू रियलिज्म के, स्ट्रक्चर रियलिज्म के कॉन्सेप्ट की जब एवोल्यूशन होना शुरू हुई और इसके अंदर जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो डाइवर्स होना शुरू हो गए, और फिर आपको जो है नजर आता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपके इसके अंदर अमलगमेशन या इसके अंदर जो कंट्रास्टिंग जो इसके कॉन्सेप्ट है वो भी इमर्ज होना शुरू होते हैं। तो इसमें इन रियलिज्म जो रियलिज्म के बेसिकली जो थिंकर्स थे उन्होंने न्यू रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज्यादा प्रेवलेंट जो है वो इंपॉर्टेंस जो है वो देना शुरू कर दी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। और इसी सिस्टम को मॉडिफाई करते करते क्या हुआ कि दो क्लासेस जो है या दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज हुए इसके अंदर, जिनको नाम दिया गया डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म का। उन्होंने कहा कि आप देख तो रहे हैं कि हाँ जी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किन बेसिस के ऊपर हो रहे हैं, एक्टर्स उसके अंदर कौन कौन से हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे नेचर क्या है, या उन एक्शंस के पीछे नेचर जो है या जो मोटिव है वो क्या है। वो इधर पावर है, वो इधर सिक्योरिटी है, वो डिफेंस है या ऑफेंस है। तो उन्होंने कहा कि जब आप स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं और आप जिसका लेवल ऑफ एनालिसिस और मेथोडोलॉजी जो है उसको डाइवर्स कर रहे हैं, तो फिर आपको ये भी देखने की जरूरत है कि स्टेट्स का मोटिव जो है वो किन बेसिस के ऊपर क्या होता है, जस्टिफाई होता है। तो इन्होंने इसके अंदर दो और कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, दो और कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जिनको इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर स्टडी किया जाने लगा, एंड दैट वाज ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म। अब दोनों का कॉमन फैक्टर या मेन फैक्टर क्या है? पावर एक्विजिशन। मोटिव तो है पावर एक्वायर करना। दोनों केसेस में, दोनों क्लासेस के केसेस में वही रियलिज्म का जो बेसिस है कि पावर ही चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। जो ड्राइविंग फोर्स है वो है पावर, सारी की सारी गेम सारी की सारी पावर की है। मोटिव तो इनका भी ये है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म दोनों केसेस में आपका मोटिव क्या है? पावर एक्वायर करना। लेकिन द नेचर ऑफ दैट पावर वो क्या होगी? डिफरेंस यहाँ पे ओरिजिनेट होता है, जहाँ पे ऑफेंसिव रियलिज्म ये कहता है कि पावर चाहिए और हेजेमनी।
कि स्टेट्स को पावर चाहिए होती है जहां पे उन्हें अपनी हेजेमनी एक्सर्ट करनी है। इसका मतलब ये कि उन्हें अपना इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा करना है और दुनिया को ये बताना है कि मेरे पास पावर इतनी ज्यादा है कि मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूं। तो एक ऑफेंसिव फ्रंट प्रेजेंट करना, उसके लिए पावर रिक्वायर करना इज कॉल्ड ऑफेंसिव रियलिज्म। एंड इन कंट्रास्ट टू दैट वी हैव डिफेंसिव रियलिज्म, जो ये कहता है कि पावर एक्विजिशन का मोटिव इज प्योरली बेस्ड ऑन सिक्योरिटी ऑफ दैट स्टेट, कि वो अपने आप को इतना ज्यादा सिक्योर कर सकती है एक्सटर्नल एक्टर से, या अपनी टेरिटरी को सिक्योर कर सके एक्सटर्नल एक्टर से, कि उनकी जो सोवरेनिटी है उसको खतरा ना हो या उनकी सोवरेनिटी के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। तो डिफरेंस बेसिकली आपके पास क्या है, मेन आपके पास फैक्टर जो है या मेन प्रोपोनेंट वही है पावर एक्विजिशन, जो कि रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म के अंदर हमें नजर आता है। लेकिन उसकी नेचर कहाँ पर डिफर करती है कि ऑफेंसिव ये कहता है कि जो मोटिव होता है स्टेट्स का वो हेजेमनी होती है, और डिफेंसिव ये कहता है कि जो स्टेट्स का मोटिव होता है वो फॉर पावर एक्विजिशन, दैट इज डिफेंस। तो पावर का जो कॉन्सेप्ट है पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, इवन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, यू विल स्टडी इट इन डिफरेंट डायमेंशन। हर जगह आप पावर लाजमी पढ़ेंगे, लेकिन आप पावर के डिफरेंट डायमेंशन जो है वो पढ़ेंगे। और ये कॉन्सेप्ट, पावर का कॉन्सेप्ट जो है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपने समझ लिया कि पावर सिर्फ एक ही तरह की नहीं है, वहां पे आप सारा का सारा इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसको समझ गए। क्लियर? यहाँ पे होती है रियलिज्म का आपका कॉन्सेप्ट समाप्त, खत्म। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज पूछें, डिस्कस करना है कुछ तो वो लाजमी मेरे साथ डिस्कस करें। मैम जी बेटा। हाँ मैम, यहाँ पे ऑफेंसिव में ये होगा ना कि पावर एक्विजिशन ओनली एंड ओनली फॉर सिक्योरिटी या हमारी सोवरेनिटी पे कोई इफेक्ट ना कर ले। और इन कंट्रास्ट में डिफेंसिव में पावर एक्विजिशन होगी लेकिन हमारा मोटिव हेजेमन, मतलब मुझे ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। डिफेंसिव जब कोई एक्ट करेगा तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम इस चीज नहीं, आपने इसको जो है ना बेसिकली उल्टा समझा है। ऑफेंसिव जो है वो आपको नाम से या टर्म से पता चल रहा है कि ऑफेंसिव होने का, जब भी आपसे कोई आता है ना, दो लोग आपस में क्या करते हैं कि उनकी मारामारी बहस हो जाती है, बात मारामारी तक पहुंच जाती है, तो आगे जी बात होती है कि इस सर्टेन पर्सन ने मुझे क्या किया है, ऑफेंड किया है, यानी जिसने जो उसमें डोमिनेंट जो होता है बंदा, वो आगे कहता है मैं तो मार मोड़ देने किसी को, राइट। हमें एक पावरफुल पार्टी जो है वो एक ऑफेंसिव फ्रंट के ऊपर हमेशा नजर आती है। करती हूँ बेटा। हमें जो पावरफुल पार्टी है वो नजर आती है कि वो हमेशा क्या कर रही होती है, अपनी पावर जो है उसको एक्सर्ट करने की, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही होती है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रही होती है। सेम इज द केस विद ऑफेंसिव रियलिज्म, कि ऑफेंसिव रियलिज्म ये कहता है कि पावर एक्विजिशन तो गोल है स्टेट्स का, ऑब्वियसली हर स्टेट का गोल है पावर एक्विजिशन, लेकिन उसकी नेचर क्या है कि उसको सिक्योरिटी के लिए, सोवरेनिटी इंटैक्ट रखने के लिए वो पावर नहीं चाहिए, वो सफिशिएंट हो चुका है इस चीज को लेकर। उसको चाहिए पावर कि अब वो इस सफिशिएंसी के बाद अपनी सोवरेनिटी के लिए उसने जितनी थ्रेट्स थी उसको मिटा दिया, अपनी स्टेट की जो सिक्योरिटी थी जितनी थ्रेट्स थी उसके लिए उसने उनको मिटा दिया। अब उसका जो नेक्स्ट गोल है दैट इज हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब ये है कि वो अपनी पावर को शो करना चाहता है, एक्सर्ट करना चाहता है ऑन अदर स्टेट्स। तो ऑफेंसिव रियलिज्म ये कहता है कि सर्वाइवल और सिक्योरिटी के बाद से आगे बढ़ के जो पावर एक्विजिशन का मोटिव है दैट लीड्स टू हेजेमनी, और एक ऑफेंसिव फ्रंट जो है वो स्टेट प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ द अदर स्टेट। जबकि ऑन द अदर हैंड डिफेंसिव रियलिज्म ये कहता है कि पावर एक्विजिशन होगी बट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस ऑफ दैट कंट्री। इसको इस तरह से समझें कि हम जब बात करते हैं, पाकिस्तान जब बात करता है अपनी सिक्योरिटी की, या पाकिस्तान जब बात करता है कि हमें डिफेंस के बजट जो है वो इतना ज्यादा हमें देना है, क्यों देना है, क्योंकि हम मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, हम इंटरनली भी लड़ रहे हैं, हम एक्सटर्नली भी जो है अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो नीड है पावर एक्विजिशन की, या हमारी जो नीड है कि हमें दुनिया के अंदर रिसोर्सेज को सिक्योर करना है, जितना ज्यादा कॉपरेशन विद स्टेट्स जो है हम उसको सिक्योर कर सकें, जो कि अल्टीमेटली लीड करें तो हमारे डिफेंस के रिसोर्सेज।
तो वो हमारे लिए गेम है सिक्योरिटी और सर्वाइवल की। और यही बात जो है अगर हम यूएस की सेंस में देखें तो यूएस कहता है कि उसको रिसोर्सेज क्यों चाहिए, ताकि वो अपने आप को एक डोमिनेंट पोजीशन में मेंटेन कर सके दुनिया के अंदर। और यही खतरा आज उसको किससे किससे नजर आ रहा है, चाइना से, जो कि इकोनॉमिकली अपने आप को डाइवर्स करके रिसोर्सेज अपने ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब ये कि वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो यूएस ये कहता है कि ऐसा ना हो कि ये जो ईस्टर्न ब्लॉक है कहीं ये एज अ हेजेमॉन बन के मेरे आगे खड़ा हो जाए, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। तो हेंस मुझे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा कैपेबिलिटीज रिक्वायर करनी है, अपनी पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है, ताकि मैं क्या कर सकूं, हेजेमॉन बन के दुनिया पे मेरी जो हेजेमनी है वो सस्टेन रहे, वो स्टेबल रहे। तो डिफरेंस जो है वो आपके पास मेनली डिफेंसिव और ऑफेंसिव रियलिज्म का ये है, मोटिव या गोल वो यही है, पावर एक्विजिशन। क्लियर? कोई और क्वेश्चन किसी का? किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं। अच्छा, अब जो मेनली सोर्सेस हैं जहां से आप लोग इसको स्टडी करना चाहते हैं, आया नहीं बैठे मत हो गई हो। वैसे तो आपको जो है ना, अगर आप की पीडीएफ पढ़ना चाहेंगे तो बुक्स की आपको बहुत कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी आपको। जो मेनली जो इंटरनेशनल ऑथर्स है ना, ज्यादा आप कह सकते हैं कि ज्यादा प्रोमिनेंट ऑथर्स है ना, उनकी आपको नहीं मिलेगी। आपको मिलेंगे रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे, ऑक्सफोर्ड के भी मिलेंगे, आपको के भी मिलेंगे। और इसके अलावा जो इन थ्योरीज को स्टडी करने के लिए जो मेन मटेरियल है ना, वो आपकी मेरे ख्याल है पहली या दूसरी वो बुक है सजेस्टेड रीडिंग में, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आई थिंक रॉबर्ट एच जैक्सन, दैट इज द नेम ऑफ द ऑथर। वो बुक आपको जो है वो मिल जाएगी इजीली पीडीएफ में। इसके अलावा जो बुक्स हैं वो आपको मेरा नहीं ख्याल के मिलेंगी। इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने ये निकाला था कि मेरे पास इतना अवेलेबल मटेरियल है, आई कीप दैट इन अ फोल्डर, लिंक्स उसके या डॉक्यूमेंट्स जो जितनी भी इससे रिलेटेड हैं, एंड आई विल शेयर दैट ऑन ड्राइव। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आज जो है वो लिंक क्लास में शेयर होगा। तो जिसने भी स्टडी करना है मटेरियल, डाइवर्स मटेरियल जितना भी मेरे पास पड़ा हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आज जो है ड्राइव के ऊपर इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा लास्ट में। तो आप लोग वहां से डिफरेंट सोर्सेज से इसको स्टडी भी कर सकते हैं और नोट्स बनाना चाहें तो। क्लियर? असद, आपका और कोई क्वेश्चन या और कोई कंसर्न? आप लोगों का अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लास एंड कर लूं। ओके मैम, थैंक यू। सोए पड़े हैं ऑनलाइन वाले सारे। नो मैम, लोगों को क्लियर था। कोई क्वेश्चन नहीं है? जी मैम क्लियर था, आपने क्लियर बताया सब कुछ। ओके, लिंक जो है आप लोगों को लाजमी इंशाल्लाह आज रात तक जो है वो मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।